हेलो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल में। और आप सभी प्यारे से लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो मेरे प्यारे से मित्रों, आप मुझे ये बताइए कि क्या आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप कर रहे हैं किसी स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन, या आप कर रहे हैं किसी वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, या आप कर रहे हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन। चाहे कुछ भी हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाली है। तो बिना कोई समय की बर्बादी करे, विदाउट एनी हसल एंड बसल, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आपको मैं आज का टॉपिक ऑलरेडी बता ही चुका हूं, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। कैबिनेट मिशन इंडिया में आता है, उसका क्या पर्पस होता है, कौन कौन सी डेट को कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो है मेंबर्स चुने जाते हैं, कितने मेंबर्स चुने जाते हैं, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है, फिर धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के तैयार हो जाता है, और फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पूरा हमारा देश चलने लगता है। एंड बिफोर नोइंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, यानी कि सुप्रीम लॉ है हमारी पूरी कंट्री का, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही बहुत सारे लॉज बनते हैं, वो बात की बात है। अभी हम अपना ध्यान इस पे रखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं धीरे धीरे जो है आपको 3 डेट्स बताऊंगा, ठीक है। पहली वो डेट जब कैबिनेट मिशन ब्रिटेन से इंडिया पे उतरता है, और वो डेट है मार्च कौन सा, 1946, यानी कि हमारे देश के आज़ाद होने से 1 साल पहले की बात है। अब इसी टाइम पीरियड पे आपके जो मुस्लिम लीग है और जो कांग्रेस है, आपस में इनका विभाजन भी होगा, 2 अलग अलग सेपरेट कंट्रीज भी बनेंगी, यानी कि पार्टीशन ऑफ कंट्री। तो ऐसी बहुत सारी तमाम चीज़ें हिस्ट्री में होने वाली हैं या फिर पॉलिटी में होने वाली हैं। आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मैं आपको बता रहा था 3 डेट। पहली डेट है मार्च, और हाँ, इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रख लीजिए, साल है 1946 का। अब ये पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के मेंबर्स कौन थे, ये आपको रट लेना है। क्योंकि देखिए, अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ने लिखने के बाद अगर आप सुप्रिंटेंडेंट वगैरह बनेंगे, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी बनेंगे, तो एसपी से पहले एक पद होती है एएसपी। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एएसपी। तो यही जो है इस कैबिनेट मिशन के सदस्य हैं, बस इनका नाम जान लेते हैं। ए से हो जाएगा एवी अलेक्जेंडर। तो मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहला मेंबर है एवी अलेक्जेंडर। फिर एस से है स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये क्रिप्स वही है जो 1942 के आसपास क्रिप्स मिशन जब इंडिया में आया था, तो ये वही स्टैफोर्ड क्रिप्स है, इसकी अध्यक्षता में ही क्रिप्स मिशन आया था। और उसके बाद फिर पी से है पैथिक लॉरेंस। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये 3 मेंबर्स जो हैं आपको रट लेने हैं, ऐसे ट्रिक लगा लेनी है, ईएसपी करके, अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। अब चलते हैं डेट पे। 1946 का साल है, मार्च के महीने में ये कैबिनेट मिशन इंडिया में उतरता है, यानी कि ये 3 मेंबर्स इंडिया आते हैं। अब एक का गैप लेते हैं, मार्च के बाद आता है अप्रैल, और अप्रैल के बाद आता है मई, और मई के बाद आता है जून, यानी कि 3 महीने का गैप हमें लेना है, और हमें सीधा 3 महीने बाद जाना है जुलाई पर। और फिर 3 महीने का और गैप लेना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और फिर हमें जाना है नवंबर पे। तो ये 3 महीने जो है आपको याद रखने हैं 1946 में। इन तीनों में मार्च में तो जो है कैबिनेट मिशन इंडिया आया था। उसके बाद जुलाई में जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, उनका चुनाव का निर्धारण हो रहा था कि कौन कौन उसके मेंबर बनेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आगे जाके हमारी पार्लियामेंट बनने वाली थी, यानी कि हमारे देश की संसद। तो इन सब पे जो है प्रोसेस वगैरह चल रहा था जुलाई के महीने में, यानी कि चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, इलेक्शन प्रोसेस, कौन कौन सेलेक्ट होगा, कहाँ से लेंगे, कितने मेंबर्स होंगे, ये सब कुछ। और अल्टीमेटली यहाँ पर जो नवंबर में है, ये सेटअप हो जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेटअप ऑफ सीए। यहाँ पे जुलाई में प्रोसेस होता है, प्रोसेस फॉर इलेक्शन, कितने मेंबर्स होंगे, कहाँ से होंगे, ये सब। और मार्च में एडवेंट ऑफ दिस कैबिनेट मिशन, सीएम। इस चीज को ध्यान में रखना, सीएम मतलब कैबिनेट मिशन, सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कैबिनेट मिशन के जो मेंबर्स थे एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। अब क्योंकि इनका जो है एकमात्र रोल ये था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करें, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान बनाएगी। तो जब ये मार्च में यहाँ आते हैं और जुलाई में जब प्रोसेस चल रही होती है, तो ये डिटरमाइन करते हैं कि टोटल जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स होंगे।
कितने होंगे? 389 मेंबर्स फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इसमें देश में हमारी जितनी भी छोटी मोटी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जैसे कि मेन हम कहें तो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ऐसी बहुत तमाम छोटी मोटी बड़ी बड़ी पार्टीज और उनके बड़े बड़े छोटे छोटे लीडर्स। जो कोई इंटेलेक्ट पर्सन था वो समझ सकता था कि यही जो है आगे चल के हमारे देश की पार्लियामेंट बनेगी और हमें एक बड़ा दर्जा, मंत्री का दर्जा मिलेगा, हमें एक पोर्टफोलियो मिलेगी, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब। तो ओवरऑल 389 सीट जो हैं डिटरमाइन की इस कैबिनेट मिशन ने, इन 3 मेंबर्स ने मिलकर। अब देखिए, क्योंकि अगर आपको अच्छे से आपने अगर पॉलिटी वगैरह पढ़ी है, हिस्ट्री वगैरह पढ़ी है, तो हमारी जो देश का विभाजन है, सपोज ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और ये हमारा आई गेस ये नॉर्थ इंडिया हो गया। और उस समय के इंडिया में आपको पता है कि हमारा पाकिस्तान भी इंक्लूडेड था और अफगानिस्तान भी इंक्लूडेड था, यहाँ पे बांग्लादेश भी इंक्लूडेड था और इवन म्यांमार भी इंक्लूडेड था। तो यहाँ पर कुछ जगह जो है डायरेक्ट राजा रजवाड़े, यानी कि राजा और प्रजाएं, मतलब राजा और उनके प्रिंसेस वगैरह रूल करते थे डायरेक्टली। यहाँ पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट शासन नहीं हुआ करता था, और जहाँ पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट शासन हुआ करता था, जैसे मैं आपको बताऊं कि 3 हमारे पास अर्लियर जो है ब्रिटिश कॉलोनीज वगैरह हम कह सकते हैं, जैसे कि बॉम्बे, इधर मद्रास, ठीक है, ये वाला पोर्शन, और इधर बंगाल या फिर कलकत्ता। ये 3 जगह तो ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज हैं। और बाकी जहाँ पे जो है नवाब या फिर राजाओं का जो रूल हुआ करता था, जैसे जूनागढ़, गुजरात के जूनागढ़ में, और इधर साउथ में ये हैदराबाद वाले रीजन पे, और इधर ये जो बेसिकली ये वाला जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन है, यहाँ पर जहाँ पे गुलाब सिंह का रूल हुआ करता था, जिसे हम जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं। तो इनकी अपनी अपनी राजाओं की रियासत हुआ करती थी, इनको बोलते थे हम प्रिंसली स्टेट्स। ऐसे ही बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थे हमारे पास, जो कि ब्रिटिश वहां पर डायरेक्ट रूल नहीं करते थे, और जहां पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल हुआ करता था उसे बोलते थे ब्रिटिश प्रोविंसेस, ठीक है, या फिर हम कहें ब्रिटिश प्रेसिडेंसी, क्या। और मेरे प्यारे मित्रों, जहां पर ब्रिटिश प्रेसिडेंट यार ये ब्रिटिशर्स का डायरेक्टली शासन हुआ करता था, यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पे राजाओं या नवाबों का इंटरफेरेंस नहीं हुआ करता था, क्योंकि राजा बिल्कुल नहीं चाहती थे कि हमारे हाथ से हमारी शक्ति छिने, है ना, जाहिर सी बात है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको टोटल इस 389 में से कितनी सीट मिलती है प्रिंसली स्टेट्स को? 93। अब 389 में से 93 घटाओ तो यहाँ पे बच जाता है 6 और 9, ठीक है, यानी कि 296 जो सीट्स हैं वो आती हैं किसके अंडर? तो ओवरऑल गाइज मैंने ये बोला कि टोटल 389 सीट्स थी, जो कि इन 3 मेंबर्स ने डिसाइड की थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इतने मेंबर्स होंगे, जिनमें से कि उन्होंने 296 सीट्स जो हैं ब्रिटिश प्रोविंसेस में बांट दी, और 93 सीट्स बोला कि 93 जो मेंबर्स हैं वो कहाँ से आएंगे? वो प्रिंसली स्टेट से आएंगे। और विभाजन इस तरीके से हुआ था, इन सीटों का डिटर्मिनेशन, निर्धारण इस तरीके से हुआ था कि मान लो 10 लाख की पॉपुलेशन अगर कहीं पर है तो उस 10 लाख के लोगों पर एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो अब आप लगा लो कि वी हैव 389 सीट्स, तो इसको आप 10 लाख से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाता है? तो मेरे प्यारे मित्रों, ये मैंने कैलकुलेशन किया है, तो यानी कि इस हिसाब से करीबन हमारे देश की उस समय जनसंख्या रही होगी 38 करोड़ 90 लाख। आज जो हमारे मोदी जी बोलते हैं हमारे देश के 144 करोड़ देशवासियों, तो उस समय कितनी थी? 38 करोड़ 90 लाख। सो खैर, इस चीज़ों में ध्यान नहीं देना, आपको जो मेन चीज़ है वो इस पे ध्यान देना है। मैं अभी इसको थोड़ा सा यहाँ पर लेके आता हूँ और स्पेशली आपको बताता हूँ। टोटल 389 सीट्स अलॉट की गई थी, जिसमें से कि 93 सीट्स थी ब्रिटिश मतलब प्रिंसली स्टेट्स के लिए, और 296 सीट्स थी ब्रिटिश प्रोविंसेस के लिए। और इवन इनका एक ये भी टास्क था, इनका यही टास्क नहीं था कि कितने मेंबर्स होंगे, इनका ये भी टास्क था कि हम देश की पॉपुलेशन को कैसे डिवाइड करें। तो इन्होंने रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड किया और 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला था 6 मुस्लिम्स, और तीसरे थे जनरल में सभी हिंदूज और जितनी भी अदर कास्टेस हैं, SC ST OBCs वगैरह सब आ जाते हैं। तो गाइज इतना आप लोग के समझ में आ गया होगा
ठीक है गाइस, पर जो मैं एक पॉइंट यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखने जा रहा हूँ ये काफी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम एवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैंने प्यारे प्यारे छोटे छोटे सुंदर सुंदर शब्दों में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि जैसे टोटल 389 सीट्स हैं, ठीक है, इसमें से प्रिंसली स्टेट्स को कितनी सीट्स मिली हैं? 93 सीट्स, और ब्रिटिश प्रोविंसेस को मिली हैं 296 सीट्स। तो ये जो ब्रिटिश प्रोविंसेस वाली सीट्स थी इसमें तो डायरेक्ट इलेक्शन होगा, और इसमें जो है ये होंगे 93 मेंबर्स, इनको नॉमिनेट किया जाएगा, नॉमिनेटेड बाय वहां के जो राजा वगैरह थे वो नॉमिनेट करते थे कि हमारा ये बंदा खास है, इसको हम चुनाव में उतारेंगे, ये हमारा एमपी का कैंडिडेट है, ये हमारा एमएलए का कैंडिडेट है, लाइक दैट। और इन पे जो है डायरेक्ट जो है जनता चुनाव करती थी, और ये नॉमिनेटेड जो उतारते थे ये मतलब इनका सिलेक्शन होता ही होता था कि यही बनेगा, फिक्स है तो फिक्स। अब होता क्या, ये तो जो है जो कैबिनेट मिशन है एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, इन्होंने ये ऐसा डिसाइड किया था कि ऐसा ऐसा होगा। लेकिन अब समय के साथ साथ ये जो 93 मेंबर्स थे जो कि प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, प्रिंसली स्टेट को जो ये रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये लोग मना कर देते, ये बोलते यार हमें नहीं करना इलेक्शन में कोई पार्टिसिपेट, हमारा बढ़िया हो रहा है, हमें नहीं बनना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट। तो अब जाहिर सी बात है कि 93 सीट्स हट जाएंगी, तो बची कितनी? 296 सीट्स। सो ओवरऑल 296 सीट्स पर ही अब इलेक्शन होने थे। इसका भी विभाजन कुछ ऐसा हुआ कि 296 में से कुछ जो है, आपको पता है कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, तो 296 सदस्य में ये ऐसा डिवीजन हुआ कि कुछ सीटें कांग्रेस को मिली, कुछ सीटें मुस्लिम लीग को मिली, और कुछ सीटें बाकी छोटे छोटे बड़े अदर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको मिली। ठीक है, तो कांग्रेस को मिलती है, कांग्रेस के पाले में जाती है 208 सीटें, मुस्लिम लीग के सीट में जाती हैं 73 सीटें, और अदर्स जो हैं, बाकी अदर छोटे मोटे जो लोग हैं, यानी कि जो छोटी मोटी पार्टीज हैं, उनको मिल जाती है 15 सीटें। यानी कि अब ये जो हैं 208 प्लस 73 प्लस 15 इज इक्वल टू 296। अब यही लोग जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठेंगे। लेकिन अभी, और ये सब गाइस कब हो रहा है, मैंने आपको 3 महीने बताए थे, मार्च, फिर 3 महीने का गैप है जुलाई, और फिर 3 महीने का गैप है नवंबर। तो ये सब जो चीजें हो रही हैं जुलाई के महीने में हो रहा है कि ऐसा ऐसा होगा, ये सब हटे हैं ये वो, और फाइनली जो है नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के तैयार हो जाएगी। अभी बीच में 1946 के बाद 1947 आएगा, तो फिर आपको पता है देश का विभाजन भी होगा, पाकिस्तान बन जाएगा, इंडिया बन जाएगी, तो ये सीट और भी कम हो जाएंगी। मेरे प्यारे मित्रों, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन जो मेंबर्स को चुना जाता उस समय वो किस बेसिस पे चुना जाता। तो एक टर्म आप याद रख लीजिए, लिमिटेड फ्रेंचाइज। ठीक है, यानी कि सीमित। तो लिमिटेड फ्रेंचाइज वो तरीका था जिससे इनको चुना जाना था, और ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होने थे। ठीक है, ये चीज जो है आपको पता होना चाहिए। और ये जो ऊपर मैंने लाइन लिखी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड, ये क्वेश्चन यूपीएससी में बना के पॉइंट्स दे देते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आपको पता है कि कांग्रेस के जो मेन जो लीडर हुआ करते थे वो थे महात्मा गांधी। बेसिकली कांग्रेस के क्या ही थे, ये पूरे कंट्री के ही थे। और मुस्लिम लीग को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो थे एमएल जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों डिडंट बिकम द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये दो के दो महाजन संविधान सभा का हिस्सा नहीं बने। अब आप लोग आगे ट्विस्ट देखना। ठीक है, टोटल हमारे पास 296 सदस्य हैं। अब मैं आपको एक डेट बताता हूं, 9 दिसंबर 1946, क्योंकि नवंबर को तो है ये जो है बन के तैयार हो गई है ना, संविधान सभा बन के तैयार हो गई, संविधान बन के नहीं तैयार हुआ। लेकिन 9 दिसंबर को 1946 का ये दिन है, ये काफी इंपॉर्टेंट डे है। इस दिन संविधान सभा की पहली बैठक होती है। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग।
बन के तैयार हो चुके हैं नवंबर को, और 9 दिसंबर 1946 को इनकी पहली मीटिंग होती है। अब मीटिंग होने से पहले पहले जो है मुस्लिम लीग के मेंबर बोलने लग जाते हैं, ये 73 मेंबर्स बोलने लग जाते हैं अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि इनके सपनों में तो ऐसा होता है कि यार मुझे एक सेपरेट नेशन मिल जाए और मैं वहां का जो है प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बन जाऊं तो मजा ही मजा है, इसकी मजे ही मजे। तो अब ये लोग जो है कतराने लगते हैं 9 दिसंबर 1946 की बैठक में। मीटिंग लेने से पहले ये जो है कतराने लगते हैं, बोलते हैं हम नहीं बैठेंगे, हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसके बाद जो होता क्या है, 296 में से केवल और केवल आउट ऑफ दीज 296 मेंबर्स सिर्फ जो हैं 211 मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं इस बैठक में, और जिसमें से पूरे ही पूरे जो है मुस्लिम लीग के मेंबर्स तो हट ही जाते हैं, ये पार्टिसिपेट ही नहीं करते। और मेरे प्यारे मित्रों, इसी दिन 9 दिसंबर 1946 को एक बंदे होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हीं 211 मेंबर्स में से काफी एज्ड होते हैं, सबसे यंग, सबसे ज्यादा जो है सीनियर होते हैं। तो ये बोला जाता है कि आपको हम इस सभा का प्रेसिडेंट बना देते हैं। और ये प्रेसिडेंट कितने दिन के लिए रहते हैं? ही रिमेन प्रेसिडेंट ओनली फॉर 2 days, यानी कि टेम्पररी। तो ये बोला जा सकता है कि इनको जो है अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है गाइस, संविधान सभा का जो है अस्थाई अध्यक्ष किसे चुनाया जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को। ठीक 2 दिन बाद, यानी कि 9 से 10, 10 से 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोल दिया जाता है कि आप जो है इसकी परमानेंट प्रेसिडेंट बन जाओ। तो एक तो थे सच्चिदानंद सिन्हा और दूसरे थे राजेंद्र प्रसाद, यही जो हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट बने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ही बिकेम द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। अब देखिए, कोई अगर प्रेसिडेंट बनेगा, परमानेंट प्रेसिडेंट, तो एक वाइस प्रेसिडेंट भी होता है ना, आप सबको पता है, क्योंकि यही आगे चल के जो है पार्लियामेंट का जो है निर्माण करने वाले हैं हमारे। तो HC मुखर्जी नाम के एक बंदे होते हैं, HC मुखर्जी, इनको बनाया जाता है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। अब देखना, यही जो प्रेसिडेंट बनाए जा रहे हैं ना, परमानेंट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, आगे चल के हमारे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट होंगे। और एक लॉ के विद्वान होते हैं BN राव। सिर्फ यही मत सोचना कि हमारे जो हैं क्या नाम है उनका, BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन का फादर बोला जाता है सो कॉल्ड, ऐसा है नहीं। वो ड्राफ्टिंग में थोड़ा एक्सपर्ट थे, बट बहुत सारे लोगों का दिमाग बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। ऐसे ही जो है BN राव करके एक सदस्य थे इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इनको बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, यानी कि संवैधानिक सलाहकार। तो इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। BN राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट, SC मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट ऑन 11 दिसंबर। और जब ये पहली बार बैठे थे तो सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है 9 दिसंबर 1946 को। मेंबर्स आपको याद रखने हैं, 296 में से मुस्लिम लीग वगैरह ने तो पार्टिसिपेट किया नहीं, तो टोटल 211 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था 9 दिसंबर 1946 की मीटिंग में, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग मानी जाती है। अब 11 दिसंबर के बाद अगली डेट हमें सिर्फ 2 दिन बाद और जाना है। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जो हैं, ये भी भाई बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, एडवोकेट होते हैं, काफी अच्छी तगड़ी मात्रा में फीस लेते हैं, है ना। और तो ये क्या करते हैं, एक रिजोल्यूशन लेके आते हैं। इस रिजोल्यूशन का नाम आपने सुना होगा हर जगह, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। गाइस, इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बेसिस पे हमारी जो प्रियम्बल है, यानी कि हमारी जो भारत की प्रस्तावना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist democratic republic secular and to promote all its citizens liberty fraternity equality keeping in mind dignity of the people, ऐसे करके जो भी प्रियम्बल है वो आप देख लेना। तो उसी ऑब्जेक्टिव, यानी कि उसी प्रियम्बल का जो है नाम है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में प्रियम्बल हमारा बनता है आगे चल के, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। तो डेट है 13 दिसंबर 1900। तो देख रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन आज आप लोग पढ़ते हैं, ये काफी यानी करीबन हमारे 75 साल पहले, 76 साल पहले जो है इसकी तैयारी हो चुकी है।
तो यही जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, इट बिकेम द बेसिस ऑफ प्रेम्बल। गाइस जहां पे मैं लिख रहा हूं वो आप लोग को भी लिखना है। अब इंडिया में जो है काफी ठंडा वंडा हो रहा था दिसंबर के टाइम पे, गया थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। अब अगली जो हम बैठेंगे वो हम बैठेंगे 22 जनवरी को, अगले साल न्यू ईयर के बाद। अभी चलते हैं पार्टी वार्टी करने, लंदन वंडन घुमाते हैं। पैसा तो था ही इन पे, क्योंकि देश की पूरी बागडोर इनके पास थी और एडवोकेट ये थे ही। और उस समय जो है सीन आपको पता ही है कि कितने लोगों को बंद कर दिया जा रहा था, यानी कि देश की जो है स्थिति काफी चरमरा गई थी। अब ये जो प्रस्ताव पास किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ये मैंने लिखा क्या, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसने ये प्रस्ताव पास किया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्ताव पास किया था। ही पास द रिजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन व्हिच बिकेम द बेसिस ऑफ प्रेम्बल, इंडियन प्रेम्बल, एंड व्हिच इज अगेन द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन और डिक्शनरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन से। सो 22 जनवरी 1947 को इसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। दिस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज एक्सेप्टेड यूनिमसली, यानी कि सब लोगों ने कोई जो है एक साथ इसको स्वीकार कर लिया, यस दिस प्रेम्बल इज गुड। और प्रेम्बल था क्या, ये लोग आप लोग देख लीजिएगा। अब आई वांट टू टेल यू गाइस कि आफ्टर पार्टीशन हो जाएगा ना, क्योंकि मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट तो किया नहीं, वो तो पहले से चाह रहे हैं। और रिलीजियस और जो है लैंग्वेजेस के बेसिस पे, धर्म के नाम पे देश में बहुत सारे दंगे होने लगेंगे इसी टाइम पे, जनवरी से अगस्त के बीच में। क्योंकि आपको पता है 15 अगस्त को हमारा जो है देश आज़ाद होता है, 16 अगस्त को पाकिस्तान में आज़ादी मनाई जाती है, यानी कि इंडिपेंडेंस। तो ये जो अब जनवरी से लेके अगस्त का जो भी टाइम पीरियड रहेगा, यानी कि ये 7-8 महीने का, ये काफ़ी जो है बेकार स्थिति रहेगी। यहाँ पे बहुत मारकाट पीटवाट होगी, बहुत सारे लोग इंडिया छोड़ के पाकिस्तान जाएंगे, बहुत सारे पाकिस्तान से इंडिया आएंगे, ठीक है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी ना जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसे मिलती है, मतलब ये देश का विभाजन कैसे होता है, एक एक्ट आता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है। इसी एक्ट में लिखा रहता है कि देयर विल बी 2 टेरिटरीज, वन फॉर मुस्लिम मेजोरिटी एंड वन फॉर इंडियन मेजोरिटी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसी में जो है बांग्लादेश वाला एरिया भी होता है, जो जिसे बोला जाता है कि ईस्ट पाकिस्तान, इधर बोला जाता है वेस्ट पाकिस्तान, और बीच में इंडिया। सो जैसे ये एक्ट पास होता है, इस एक्ट के पास होने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी अभी तक हमारी जो काम कर रही थी, इट बिकेम अ सोवरेन बॉडी। तो आप इसे लिख भी सकते हैं कि एज सून एज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास्ड, तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम बात कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम अ सोवरेन बॉडी। अब जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 तरीके से काम करेगी, क्योंकि एक तो उसको अपना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ही है, और दूसरा जो है लॉज भी बनाने हैं हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि देश का विभाजन हो चुका है, ब्रिटिशर्स यहाँ से जा चुके हैं। सो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इट विल बी नाउ एक्टिंग एज लेजिस्लेचर। और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो है ही, इसका काम ही है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का। और जब कभी भी ये जो लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट कह सकते हैं हम, पार्लियामेंट हमारी बन चुकी है या फिर नहीं बनी है, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अभी आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो जब ये पार्लियामेंट की तरह बैठेगी, कोई लॉज वगैरह पास करेगी हमारे देश के लिए, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, इसकी अध्यक्षता करेंगे GV मावलंकर, गणेश विद्या मावलंकर, ऐसी कुछ नाम है इसका, देख लेना इनका मतलब। और फिर जब ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम करेगी, क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा बना नहीं, तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम कर रही होगी, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा होगी, क्या क्या प्रोविजंस हमारे होंगे, कहाँ से प्रोविजंस लिए जाएंगे, तो इसकी जो अध्यक्षता कौन करेंगे, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। तो गाइज 26 नवंबर, ये जो मैं डेट यहाँ पर लिख रहा हूँ, 26 नवंबर 1949, जब तक हमारा संविधान बन के तैयार नहीं हो गया था, तो तब तक जो है संविधान सभा ने, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये दोनों फंक्शन किए, कभी लेजिस्लेटिव का काम करती थी और कभी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम करती थी, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये जो डेट है आप सबको याद होगी, 14 अगस्त 1947 1947 को हमारे मुल्क यानी कि हमारे हिंदुस्तान का जो है पार्टीशन हो जाता है, और इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये बढ़ जाता है। यानी कि बांग्लादेश, मेरा कहने का मतलब है पूर्वी पाकिस्तान, यानी कि ईस्टर्न पाकिस्तान। अब जैसे हमारे देश का ये विभाजन हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है, तो जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, अर्लियर आपको पता होगा 389 सीट्स होती हैं, अब ये रिड्यूस हो जाती हैं कितने में,
299 रह जाती हैं। ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि भाई देश ही जो है डिवाइड हो चुका है, तो जहाँ पे लोग थे वो भी डिवाइड हो गए हैं, इधर पाकिस्तान में चले गए हैं। तो अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान वाले इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो नहीं बैठेंगे, तो ये घट के 389 से 299 हो जाती है। अब इसमें से जो है ब्रिटिश प्रोविंसेस के लिए 229 सीट्स आउट ऑफ दिस 299 सीट्स, और जो बाकी बचे हुए 70 सीट्स हैं वो किसकी हो जाएगी? देसी रियासतों की हो जाएगी। गॉट इट? अब क्योंकि ये डिसीजन तो पहले ही तैयार हो गया था कि यार हमारा देश तो डिवाइड होगा, तो अब इसके डिवाइड होने से पहले कुछ जो है जैसे डेट्स आपको पता होनी चाहिए। 22 जुलाई 1947 की मैं बात बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये जो है ये 26 नवंबर 1949 ये बात की डेट है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है जिस चीज के लिए ये लोग बैठ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा जिस चीज के लिए बनी है, जिस चीज को बनाने के लिए बनी है, तो वो 26 नवंबर 1949 को जाके तैयार हो जाता है। ये बात की डेट है, लेटर डेट, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, जैसी बात है इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। तो फॉर द टाइमिंग मैं आपको बता रहा हूँ 22 जुलाई 1947 को क्या होता है कि जो हमारी संविधान सभा होती है ना, यानी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको मैं सीए नाम से बोल रहा हूं, ठीक है, ये क्या करती है? सीए एडॉप्ट्स नेशनल फ्लैग। तो अब आपको यहां से एक क्वेश्चन और मिल गया कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब एडॉप्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, और वो डेट है 22 जुलाई 1947। और फॉर योर जनरल नॉलेज, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एक डेट मैं आपको बता रहा हूं जो शायद मैं बाद में बताता लेकिन अभी बता देता हूं। 24 जनवरी 1950, ये जो डेट है ना गाइस, 24 जनवरी 1950 अपने दिलो दिमाग में बिठा लो। इस दिन दो जो चीजें हैं, एक है हमारा राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग, और एक हमारा राष्ट्रीय गान, वो है हमारा नेशनल एम्बलम, नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान, ये है नेशनल एंथम। और क्या आपको पता है नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में क्या डिफरेंस है? ये है हमारा सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग। तो राष्ट्रीय गान सभी को पता है कि वंदे मातरम, और ये जन गण मन, जन गण मन। ठीक है, इन दोनों को जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसी दिन को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज अ प्रेसिडेंट ऑफ स्वतंत्र भारत, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का पहला प्रेसिडेंट, ये है स्वतंत्र भारत। ठीक है, अभी तक जो भारत था स्वतंत्र तो नहीं था, ब्रिटिशर्स के अंडर था, है ना। तो मेरे प्यारे मित्रों, इतनी इंफॉर्मेशन जान लेने के बाद मैं आपको बताता हूं कि ये जो भी हमारा एक डॉक्यूमेंट बन रहा था ना, जैसे हम सुप्रीम लॉ कहेंगे, अभी जैसे ही बन जाएगा सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, इस डॉक्यूमेंट कौन सा है डॉक्यूमेंट? ये डॉक्यूमेंट है नन अदर देन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान के निर्माण में, यानी कि कितना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं जो टाइम लगा था वो था 2 वर्ष 11 माह, और दिन कितने हैं पता है आपको? 1 और 8, 18 दिन, यानी 2 years 11 months and 18 days। इतने दिन में जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। और उस समय 1947-1949 के आसपास जो टोटल खर्चा आया था इसको बनने का 64 लाख रुपीस, यानी कि 64 लाख रुपए बने थे पूरे, मतलब लगे थे इसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। खर्चा वर्चा जितने भी आएंगे फ्री में तो कौन ही करेगा, है ना। और आज की डेट में मैं आप लोग को कह रहा हूं कि मैं एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता हूं, वो भी बिना ऑफ कॉस्ट के। गाइस, अब एक ये जो डेट है मैं और बता रहा हूं, 24 जनवरी 1950, ठीक है।
ये संविधान सभा की जो है लास्ट बैठक हुई थी, लास्ट मीटिंग। इसी दिन इन्हें डिसाइड करना था कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में। और फाइनली जो है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बन के तैयार होके पूरा लागू भी हो चुका था। और हालांकि इसके कुछ प्रोविजंस जैसे कि क्या ही बोलूँ मैं आपको, कुछ ऐसे फीचर्स थे जो कि 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गए थे, लेकिन पूर्ण तरीके से ये लागू 26 जनवरी 1950 से हुआ। अब मेरे प्यारे मित्रों, इस दौरान ना कुछ कमिटीज बनी थी, तो ऐसी छोटी मोटी बड़ी चौड़ी लंबी 22 कमिटीज बनी थी, 22 कमिटीज, जिन कमिटीज का काम होता था गहन अध्ययन करना हर एक चीज पर। ठीक है, तो जैसे कि कुछ कमिटीज के नाम मैं आपको बता रहा हूं। जैसे यूनियन पावर कमेटी थी एक, जिसे हिंदी में बोलते हैं संघ शक्ति समिति। ठीक है, और इस कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। यानी कि इसमें जितने भी एटॉमिक रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे या फिर पावर से रिलेटेड जो भी मसला होगा वो कौन करेगा? वो जवाहरलाल नेहरू, जो कि आने वाले प्रधानमंत्री होने वाले हैं हमारे इस नए भारत के, वो देखेंगे, उनके हैंड में होगी ये सारी पावर्स। यानी कि जितने फॉरेन डील्स होंगे, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह से डील होगी, मिलिट्री से रिलेटेड वेपन्स वगैरह होंगे, तो वो सबका जो है सौदा कौन करेगा? जवाहरलाल नेहरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक कमेटी का नाम है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघीय संविधान समिति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। और इसको भी जो है हेड कर रहे थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कमिटीज है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। वहीं पर जो है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, इस कमेटी के चेयरमैन थे नन अदर देन सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि माना जाता है ना इन्हीं ने जो है यूनिफिकेशन किया इंडिया का। और वैसे भी एक बार की बात है कि इनके और जवाहरलाल नेहरू के बीच में जब वोटिंग हुआ था ना, तो इनको जो है करीबन ऐसा माना जाता है कि जवाहरलाल नेहरू को सिर्फ एक वोट मिला था और इनको करीबन मतलब मैक्सिमम वोट्स इनको ही मिले थे। यानी कि इनकी बहुत जान पहचान होगी ना, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे इंडिया के अंदर, है ना। यानी कि इनकी बात तगड़ी थी, इसलिए सारे प्रोविंसेस को इन्होंने बांट के रख दिया था। और ये माना जाता है कि अगर महात्मा गांधी ने ये ना बोला होता कि जवाहरलाल नेहरू को का समर्थन करो, मैं चाहता हूं जवाहरलाल नेहरू जो है प्राइम मिनिस्टर बने, तो उनकी जगह सरदार पटेल ही अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिया के पहले। फिर गाइज एक होती है संचालक समिति, यानी कि स्टीयरिंग कमेटी। ये भी इंपॉर्टेंट कमेटी है। इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और एक थी ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति। और जाहिर सी बात है कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं वही ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या होंगे? चेयरमैन। एक और कमेटी थी विच वॉज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज। इसके भी जो अध्यक्ष हुआ करते थे, इसको हिंदी में बोलेंगे मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति। इसको जो चेयर करेंगे वो करेंगे सरदार पटेल। चेयरमैन, चेयरपर्सन, प्रेसिडेंट दोनों एक ही बात होती है। और मेरे प्यारे मित्रों एक कमेटी और थी विच वॉज रिलेटेड टू नेशनल फ्लैग, कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग। यानी कि उनका ये काम था कि हमारे नेशनल फ्लैग का कलर कैसा होगा, चक्र कहाँ पे लगेगा, साइज कितना होगा, है ना। तो इसको जो चेयर कर रहे थे वो कर रहे थे नन अदर देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज थी आउट ऑफ दीज 22 कमिटीज। इन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कमिटी हो जाती है वो है ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। आइए देखते हैं इसको। तो मेरे प्यारे मित्रों ड्राफ्टिंग कमेटी में जो 7 मेंबर्स थे ना, इसके 7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से जो है कौन से मेंबर्स ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे। अगर आपको ये याद है कि कौन सदस्य थे तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा ये बताना कि कौन नहीं थे। तो सबसे पहले इसका डेट आपको याद होनी चाहिए, 29 अगस्त 1947 को ये बन के तैयार हो गई थी। इनका काम यही था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, ठीक है, क्या चीज़ कैसे प्रोविजन लिखे जाएंगे, कौन सा आर्टिकल पहले आएगा। तो इसमें टोटल 7 मेंबर्स होते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसके जो अध्यक्ष थे
वो थे बी आर अम्बेडकर, तो एक मेंबर तो यही हो गए बी आर अम्बेडकर। इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष थे। और बाकी जो 6 मेंबर्स बचे उनमें से 2 तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कृष्ण गोपाल, भगवान के नाम है ना, कृष्ण गोपाल हरे कृष्ण, तो उनमें से थे गोपाल स्वामी अयंगर और दूसरे थे कृष्ण स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, अयंगर और अय्यर। 3 मेंबर हो चुके हैं। चौथे मेंबर जो होंगे वो हैं के एम मुंशी, ठीक है। और 5वें और 6ठे और 7वें मेंबर, एक मुस्लिम मेंबर थे इसमें, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो ये कितने हो गए, एक तो ये हो गए बी आर अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, और ये 5 हो गए, बचे 6th और 7th, ठीक है। अब ये दोनों जो है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये रिप्लेस हो गए थे। एक की तो डेथ हो गई थी इसलिए दूसरे बने उनके बदले, और दूसरे जो हैं वो बूढ़े हो गए थे, उनकी हेल्थ इश्यूज थी थोड़ी, और वो थे वी एल मित्र। इन्होंने, इनकी जगह, इनकी हेल्थ थोड़ी खराब थी तो इनकी जगह कौन बने, एन माधवराव, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरे मेंबर जो थे वो थे डीपी खेतान, ठीक है। अब इनकी ना डेथ हो जाती है डीपी खेतान की, ही डाइड, तो इनकी जगह एक है टी टी कृष्ण मचारी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो वी एल मित्र है, ही रिजाइन ड्यू टू हेल्थ इश्यूज, और जो डीपी खेतान है ही डाइड, ठीक है। तो इनकी जगह टीटी कृष्णमाचारी ने ली थी। तो ये 7 मेंबर काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आपको मैंने पहले भी बताया था ना कि बी एन राव जो थे, इन्होंने एक प्रारूप तो तैयार किया था, काफी ज्यादा पढ़े लिखे ये भी थे, ठीक है। तो इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया था, तो इसी बोला जाता है कि इसी ड्राफ्ट को जो बी एन राव ने तैयार किया था उसी को स्क्रूटनाइज किया इन्होंने, ठीक है। थोड़ा सा फेरबदल किया, या कुछ गलती थी, कुछ क्या सुधारना था, सुधार किया, जाहिर सी बात है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी ने, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको कि बी एन राव ने एक पहले प्रारूप बनाया था, उसी को जो है अच्छे से रिफॉर्म किया किसने, इन 7 मेंबर्स ने मिलकर, जिसको हमने ड्राफ्टिंग कमेटी का नाम बोल रहे हैं। और आपको एक डेट मैं बताता हूँ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, 4 नवंबर 1948। डेट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, ये याद नहीं होती इतनी इजीली। 4 नवंबर 1948 को बी आर अम्बेडकर ने फाइनल जो ड्राफ्ट था ना, फाइनल जो ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो रखा सबके सामने। कौन रखेंगे, क्यों, जो इसके अध्यक्ष थे वही रखेंगे। यार देख लो, हमने बना दिया है। इनमें से अगर किसी को लगता है कि हमारे संविधान में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो बता दो मुझे, अदरवाइज इट्स ओके। 4 नवंबर 1948 को फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप। और इसी समय जो जैसी ड्राफ्ट तैयार हो गया था, इसको संविधान को पहली बार पढ़ा गया, और तत्पश्चात 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 1 साल बाद, इस हमारे संविधान को अंगीकार कर लिया गया, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया गया। और जिस दिन एक्सेप्ट किया ना, उस दिन 284 मेंबर्स ने अपने सिग्नेचर किए इस कॉन्स्टिट्यूशन में। 284 मेंबर्स साइंड, ठीक है मेरे प्यारे गाइस, साइंड। और इसमें मैं आपको बता दूं, ये कॉमन सी बात है, सबको पता होती है कि 26 नवंबर को अपनाए गए इस संविधान में टोटल 305 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल थे, और देयर वर अराउंड 8 शेड्यूल्स, ठीक है। और आप लोग मुझे बताएं कि 8वीं शेड्यूल किस चीज से रिलेटेड है गाइस, ये लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसमें 22 भाषाएं हैं, ठीक है। और देयर वर 22 पार्ट्स, 22 भाषाएं अलग हैं, 22 पार्ट्स अलग हैं, ठीक है। आज की डेट में हमारे पास 12 पार्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो मैं 8वीं अनुसूची बोल रहा हूँ, इसमें हमारी जो भारतीय भाषाएं बताई रखी, इंग्लिश उसका पार्ट नहीं है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे संविधान हमारा लागू हो गया था ना, उसके लागू होने के बाद जो संविधान की प्रस्तावना थी, पूरा संविधान लागू करने के बाद ही प्रस्तावना लागू की गई, अपनाया गया उसको, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अडॉप्ट किया था, लागू हुआ था मतलब,
और आपको मैं बता दूं, उस समय मैं जो है मद्रास से 49 मेंबर्स, और सबसे ज़्यादा मेंबर्स कहाँ से, यूनाइटेड प्रोविंस, यानी कि जो आज हम यूपी से गए थे ना, तो यूनाइटेड प्रोविंस से, संयुक्त प्रांत से चुने गए थे 55 मेंबर्स। तो ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि मद्रास से कितने प्रोविंस मेंबर्स चुने गए थे। और बिहार में जो है तीसरे नंबर में आता है बिहार से 36 लोगों को चुना गया था एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, यही आगे चल के जो है एमपीज बनेंगे पार्लियामेंट के। 26 नवंबर 1949 को जैसे ही हमारा जो है ये तैयार हो गया था सब कुछ, तो उस दिन जो है ना कुछ प्रोविजंस लागू हो गए थे, बाकी तो नहीं हुए थे, जैसे सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप के अलावा हम कह सकते हैं कि इलेक्शंस, ठीक है, और इंटरिम पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है गाइस, कि 26 जनवरी 1950 से तो सारा संविधान लागू हो चुका था, लेकिन 26 नवंबर 1949 से ये चीजें लागू हुई थी। टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम, टेम्पररी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मुझे आपको बताने थे वो मैं ऑलरेडी आपको सब कुछ बता चुका हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जैसे ही बनके तैयार हो गया था। जैसे कि मैं आपको एक विंस्टन चर्चिल बता देता हूँ, जो कि प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे ब्रिटेन का। उन्होंने बोला कि संविधान सभा भारत के केवल एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि उनका ये कहना था कि ये जो है माइनॉरिटीज को तो शो ही नहीं करते, ये मुस्लिम रिलीजन को दर्शाते ही नहीं। अबे मुस्लिम रिलीजन को दर्शाएंगे कैसे, क्योंकि मुस्लिम लीग तो अलग हो गई थी और वो अपनी इच्छा अनुसार अलग हुई थी, और फिर भी हमारे पास बहुत सारे मेंबर्स थे एज अ मुस्लिम, ऐसा नहीं है। और एक और मेंबर थे, लॉर्ड विस्काउंट नाम था उनका। उन्होंने बोला कि संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय, कि ये हिंदुओं का निकाय है, इट इज अ बॉडी ऑफ हिंदूज। अब उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने सही बोला था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। और गाइज एक और हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक बहुत अच्छे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हमारे पास आते हैं, आइवर जेनिंग्स। इन्होंने यहाँ तक बोल दिया था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, यानी कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। और ये जो है मैं बता रहा हूँ ना कि ये सब किसने क्या कहा था, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। ग्रैनविल ऑस्टिन नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने ये बोला कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, ऐसा कुछ था गाइस। थैंक यू सो मच, ये जो कुछ भी था आपके सामने हमने रखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको जो है बहुत कुछ जानने और सीखने के लिए मिला होगा। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश की थी, और आगे चल के वीडियो में और भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी चैनल में। सो बने रहिए वीडियो पे, बने रहिए चैनल पे। अगर चैनल पे नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अपने दोस्तों के संग इसे शेयर करना ना भूलिएगा। बाय बाय।